नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रीति, करुणा, निधि और प्रतिमा भी मौजूद हैं। हाजिर हैं हम 100% शुद्ध पॉलिटिकल शो लेकर, जिसका नाम है गारंटी। गारंटी 2024 में देश की सियासी राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर आपके सामने होगी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं गारंटी 2024 का ये मेगा बुलेटिन। पहली बड़ी खबर, संसद में आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। जी हां, बड़हरा से बीजेपी विधायक ने मनोज झा को धमकी देते हुए गर्दन काटने की बात कह डाली। सेकंड नहीं लगेगा, आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। ये माननीय बिहार के बड़हरा से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो आरजेडी सांसद मनोज झा को संसद में उनकी ओर से दिए गए ठाकुर वाले बयान पर गर्दन काटने की धमकी दे रहे हैं। सेकंड नहीं लगेगा, आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए। इसलिए आपने जो कहा है इसको वापस लीजिए, क्षत्रियों से माफी मांगिए, और नहीं तो भविष्य में क्षत्रियों के आक्रोश का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। हम सब के अंदर दरअसल 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ये कविता सुनाई थी, जिस पर सियासी बवाल बचा हुआ है। आरजेडी में ठाकुर और पंडित पर शुरू हुआ बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। मनोज झा के बयान पर सवाल उठाने वाले आरजेडी विधायक चेतन आनंद को आरजेडी के बड़े नेता ने जवाब दिया। गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। एक हफ्ते पहले महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर का कुआं कविता सुनाई, जिसे लेकर बिहार की सियासत में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। पहले आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने ही मनोज झा के बयान को लेकर विरोध में मोर्चा खोला, लेकिन अब आरजेडी नेता मनोज झा के समर्थन में आ गए हैं और दावा कर रहे हैं कि विवाद को तूल देने की वजह बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी जब हाँ में हाँ मिला रही है तो पहले तो दाल में काला था, अब काला में दाल है। अब तो समझने के लिए कुछ बचा नहीं है। कुछ लोग की अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा अगर कृतहीनता की ओर ले जाने पर विवश कर दे तो ठीक नहीं है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से इस विवाद पर सवाल किया गया तो उन्होंने इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच जो विवाद, देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में सब इंसान है। हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए सबसे पहले, हम ये जानते हैं। इधर आरजेडी के सांसद मनोज झा के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी की ओर से कविता पर भ्रम फैलाया गया है। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। मनोज झा के बयान पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। इस पर बिहार सरकार में आरजेडी के साथ गठबंधन सहयोगी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बयान को गलत तरीके से पेश किया है। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बिहार का बयान, जिस पर विवाद है, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा है। हम सब के अंदर एक ठाकुर। वहीं मनोज झा की ठाकुर वाली कविता पर बीजेपी नेता हमलावर हैं। ठाकुर इसका मतलब राक्षस है, ठाकुर इसका मतलब रावण है। आप कहते कि हमको अपने अंदर का रावण को मारना चाहिए, हमको अपने अंदर के राक्षस को मारना चाहिए, तो आप राक्षस और रावण वाले जगह पे ठाकुर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये काफी दुखद है। और बिहार में ठाकुर पर मचे घमासान के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फिर मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी तक नीतीश कुमार ही लालू से मिलने राबड़ी आवास जाया करते थे, लेकिन आज लालू यादव खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और नीतीश से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई।
कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश फिर पलटी मारने का मन बना चुके हैं। हालांकि बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता यही कह रहे हैं कि नीतीश के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने तो उनको घोषित कर दिया है पलटू कुमार हैं। लालू जी कहते थे पलटू कुमार, तो पलटू कुमार हो गए। हम लोगों ने क्या किया, नीतीश कुमार जी पर कृपा है भाजपा का कि भाजपा ने उनको उत्पत्ति किया है। मुख्यमंत्री पहले नहीं बने थे, भाजपा के कृपा से बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी उन्हें सारे दरवाजे खिड़की बंद हैं। लालू नीतीश के बीच पिछले 5 दिनों में ये तीसरी मुलाकात है। खबर है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त पेंच फंसा हुआ है और आरजेडी के प्रस्ताव पर नीतीश बेहद नाराज हैं। अब आगे क्या होने वाला है, निगाहें इसी पर टिकी हैं। 2024 में बीजेपी की तैयारी को लेकर बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए बीजेपी बड़ी रथ यात्रा निकालने जा रही है। देश भर में 1500 रथ यात्रा निकालने की तैयारी की गई है। चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी के इस संदेश को लेकर बीजेपी ने बड़ा बीड़ा उठाया है। केंद्र सरकार की ग्रामीण रोजगार, महिला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई विकास योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। गांव के लोग भी इसे समझें, इसके लिए बीजेपी ग्रामीण संवाद रथ यात्रा निकालने जा रही है। ये रथ यात्रा देश के 2.5 लाख गाँव तक पहुँचेगी, जिसके जरिए हाल में पीएम की तरफ से लॉन्च की गई विश्वकर्मा योजना, पीएम आवास योजना, पीएम किसान, पीएम मुद्रा योजना, जनधन योजना समेत कई केंद्र योजनाओं के फायदे समझाएगी। साथ ही इन योजनाओं में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। ये यात्रा अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी। रथ यात्रा लगभग 2 महीने चलेगी। एक रथ यात्रा रोज 3 ग्राम पंचायत को कवर करेगी। रथ जीपीएस और ड्रोन से लैस होंगे। रथ के साथ 4 से 5 अधिकारी भी चलेंगे, जो लाभार्थियों की समस्याएं तत्काल दूर करेंगे। बीजेपी की रथ यात्रा का मकसद गांव के वोटरों के बीच पैठ बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और वहीं राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विशेष तौर पर रणनीति बना रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों से जुड़ी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जयपुर में कोर ग्रुप के साथ करीब 6 घंटे चली बैठक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे शामिल हुए। सोर्सेज के मुताबिक इस दौरान वसुंधरा राजे और अमित शाह के बीच अलग से आधे घंटे बातचीत हुई। वहीं मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने पर मंथन हुआ। बैठक के बाद पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से विधानसभा चुनाव लड़ने का सवाल किया। देखिए, पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है। वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इश्यू है, उस पर भी चर्चा हुई। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, इसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात। राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाने जा रही है। किन किन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। जयपुर में बुधवार की देर रात 2:30 बजे तक चली बैठक में जल्द होने जा रहे राजस्थान चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में मध्य प्रदेश फॉर्मूला पर अमल करते हुए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा के चुनावी रण में उतारा जा सकता है। इनमें जिनके नाम सबसे आगे हैं, उनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कानून मंत्री और बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद राजवर्धन सिंह राठौर के नाम शामिल हैं। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। अब आपको बताते हैं बड़े चेहरों को उतारने की इस रणनीति की वजह क्या हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाद केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर बीजेपी ये भी संदेश देना चाहती है कि बीजेपी के पास सीएम फेस की कमी नहीं है। साथ ही नए और कद्दावर चेहरों से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, नए चेहरों की ताजगी दिखेगी और चुनाव अभियान में धार आएगी। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक का प्रभारी बनाए जाने पर सियासी घमासान
तेज हो गया है। खबर यह है कि बिधूड़ी के बहाने बीजेपी गुज्जर वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को लेकर राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि बिधूड़ी को सचिन पायलट के जिले में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने का टास्क सौंपा गया है। पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें सीएम नहीं बनाया। इसकी वजह से काफी समय से नाराज चल रहे गुर्जरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने गुर्जर सांसद रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। टोंक जिले का प्रभारी बनाए जाने के पीछे ये कहा जा रहा है कि जिले को पायलट का गढ़ माना जाता है और पायलट इस बार भी टोंक से ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में खबर गर्म है कि बीजेपी चुनाव में हिंदुत्व कार्ड खेलेगी। इस पर कांग्रेस ने क्या कहा है, सुनिए। राजस्थान में बीजेपी चुनाव हारेगी क्योंकि बीजेपी जो करना चाहती है वो संभव नहीं है। वो जो उनके एमपी साहब लोकसभा में गलत बोल रहे थे, पर्टिकुलर एक कौम के लिए, एक धर्म के लिए, सनातन धर्म ये नहीं सिखाता। इधर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि सांसद के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए बिधूड़ी को पुरस्कृत किया गया है। जिस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, बीजेपी उसे नई भूमिका कैसे दे सकती है। और अब खबर बीएसपी सांसद दानिश अली से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा लोकसभा की कमेटी को सौंप दिया गया है। सिरे ले रहे हैं। दानिश बिधूड़ी मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जांच का जिम्मा लोकसभा सचिवालय की कमेटी को सौंप दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर स्पीकर ओम बिरला का आभार जताया है। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि आज ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लोकसभा में बीजेपी का बहुमत है। नहीं तो पहले लोकसभा ने 2006 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का जूता और माइक मारपीट, 2012 में सोनिया गांधी जी की मारपीट और 2014 में तेलंगाना बनने के समय फैटाफाइट और सांसद को घायल देखा। न कमेटी बनी न सजा हुई। इससे पहले मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को दी थी। मामले को लेकर बीजेपी ने सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रखा है, जिसका जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिनों का समय दिया गया है। तय समय में उन्हें अनुशासन समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सचिवालय कमेटी को मामले की जांच सौंपे जाने के बाद रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के सियासी हालात को लेकर भविष्यवाणी की है। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया इन दिनों मध्य प्रदेश में हैं। खजुराहो में अखिलेश ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एनडीए को हराने के लिए वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि एमपी में जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है, यहाँ जमीनी सच्चाई कुछ और है। हमारी उम्मीद है सभी समाजवादियों की कि हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा और इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारे उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ काम किया और इंडिया गठबंधन के साथ आए हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो पीडीए है। अगर पीडीए को लेकर के मध्य प्रदेश में काम किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और दिल्ली सीएम आवास रेनोवेशन मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है और पीडब्ल्यूडी से सारे दस्तावेज जमा कराने को कहा है। अब इस मुद्दे पर सियासत एक बार फिर तेज होती दिख रही। अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन में बेतहाशा खर्च और उसमें गबन का आरोप है। इस मामले में सीबीआई की जांच शुरू करने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, जिस पर सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। आम आदमी के नाम से पार्टी बनाया और आम आदमी के खजाने को ही लूटने का काम किया और लूटते लूटते यहां तक पहुंच गए। जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। आवास रेनोवेशन मामले को लेकर मई में दिल्ली के एलजी ने पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके आधार पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। आम आदमी के नाम पे वोट लेना और आवास को पैलेस बनाना वो दोहरा चरित्र है, वो मैं जरूर से मानता हूं। पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खेरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक पुराने एनडीपीएस केस में खेरा को गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर सियासत तेज हो गई है।
पंजाब कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन का भविष्य भी दांव पर लग गया है। तल्खी कितनी है ये खुद सुखपाल सिंह खैरा के बयान से ही समझ लीजिए। दोस्तों ਤੁਸੀਂ देख रहे हो आ पंजाब दे विच जंगल दा राज बदलाखोरी दा राज। कांग्रेस विधायक का ये गुस्सा आज उनकी गिरफ्तारी के बाद फूटा है। पंजाब पुलिस ने आज सुबह सुबह सुखपाल सिंह खैरा को उनके चंडीगढ़ आवास से गिरफ्तार किया। इस दौरान सुखपाल सिंह और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नहीं अरेस्ट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो पूछ सकते सर। अरेस्ट वारंट दिखाओ, मेनू आइडेंटिफिकेशन दिखाओ। आप अफगानिस्तान तो नहीं बैठे, कानून का कानून है। वारंट दिखाओ। सुखपाल को गिरफ्तार करने आई पुलिस ने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि एक पुराना एनडीपीएस का केस है जिसको लेकर उनसे पूछताछ की जानी है। इस गिरफ्तारी के बाद खैरा ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। शराबी मुर्दाबाद। जाहिर है अब इस गिरफ्तारी के बाद सुलगी सियासत और तेज होगी। इसकी आंच इंडिया गठबंधन पर आना तय है। इधर कांग्रेस विधायक सुखदेव सिंह खैरा की गिरफ्तारी के बाद आप और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पंजाब सरकार ने खैरा की गिरफ्तारी को सही करार दिया, वहीं कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जब उनकी बीजेपी अकालियों की सरकार थी तब ये केस हुआ और जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने अरेस्ट किया। एंड उसमें चार्जेस क्या है, केस क्या है, इट्स अबाउट ड्रग्स विच इज़ ए वेरी सीरियस चार्ज। उसमें केस है, उसमें पहले वो जेल जा चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई है। अभी एक SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। मेरा मुंसिफ है तो मेरा इंसाफ कौन करेगा? मुंसिफ जज को कहते हैं। ये त्रासदी है पंजाब के लोगों की और यही नैरेटिव है जिस पे पंजाब के लोगों को वोट करना चाहिए। इस वृत्तांत को बार बार तोड़ा जाता है, लोगों को बार बार भटकाया जाता है, झूठ बेचा जाता है, सपने दिखाए जाते हैं, वो फ्री लॉलीपॉप दिए जाते हैं रैपर वाले, अंदर कुछ होता ही नहीं बिना बजटरी एलोकेशन। वहीं पंजाब में आज से किसान संगठनों ने 3 दिनों तक रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी। किसानों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन रेल यात्रियों को परेशानी न हो इसकी गारंटी कौन देगा? किसान खेत की जगह रेल ट्रैक पर आ जमे हैं। बाढ़ में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा और MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 3 दिनों तक यहां धरना देंगे। लेकिन सवाल है कि रेल यात्रियों का क्या होगा? रेल के रास्ते ही बंद हैं, तो 3 दिनों तक बेरोक-टोक इनकी यात्रा की गारंटी कौन देगा? जालंधर से शुरू हुए आंदोलन का असर रेल यात्रियों पर पड़ने लगा है। ट्रेनों का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा। जिस तरह पिछली बार आप लोगों ने घरों से उठा करके हमारे किसान को भी शहीद कर दिया, अगर अब की बार किसानों के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो हरियाणा का किसान भी पंजाब के किसान के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से करीब 30 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर दिल्ली जालंधर, जम्मू दिल्ली, अमृतसर, दिल्ली फिरोजपुर रेलवे लाइन पर पड़ा है। आंदोलन के चलते लुधियाना एक्सप्रेस मानावाला स्टेशन तक ही जाएगी। जम्मू तवी एक्सप्रेस और श्रीनगर ऋषिकेश इंटरसिटी का रूट बदल गया है। पंजाब में किसान आंदोलन तेज हो गया है। रेल रोको आंदोलन पर उतरे प्रदर्शनकारी किसानों से हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने बातचीत की। ज़्यादा नुकसान हुआ है। दरियाओं के जरिए लोगों की जो ज़मीनें थी उनमें टोए पड़ गए, कहीं रेत भर गई, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं इनमें और उनका जो उचित मुआवजा वो भी नहीं मिला आज तक। अभी अब 3 दिन तक ऐसे यहीं डटे रहेंगे, दिन रात यहीं बैठेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है इसका एजिटेशन पहले भी ऐसे ही होता था, जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ, ऐसे ही डटे रहेंगे। जो आज 12 बजे से लेकर और 3 दिन के लिए ऐसे धरना चलेगा। तो पूरी तैयारी से आए, खाना लंगर सब यहीं चलेगा? खाना लंगर चलेगा, पर एक गुस्सा है बहुत। देखिए जो लोग हैं ना, जिसका आप बार बार पूछ रहे हैं कि सबको परेशानी है जनता को। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप लोग क्या कहना? हाँ, उसका ही मैं बोल रहा हूँ। वो परेशानी वो हमारे हैं, हम हैं, जो आने जाने वाले वो भी तो हम। कई संगठनों ने भी आपका समर्थन वो भी हम हैं और रोकने वाले भी हम हैं। और जो सरकार है वो तो एक हमारे नौकर की तरह है। किसान ये कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है ये सब। हाँ, उसको काम के लिए बनाया, वो काम नहीं करती। और पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आए। ऐसे ही कुछ यात्रियों से TV9 संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने बातचीत की।
आप लोगों ने कहाँ जाना था, कहाँ के लिए निकले थे आप लोग? जलंधर से, भंडारा से। जलंधर से जम्मू के लिए? हाँ जी, जम्मू जाना है। अभी ट्रेन तो है नहीं, ट्रेन तो सब रद्द हो गई हैं, कैसे जाएंगे फिर आप? अभी वेट कर लेते हैं। कितनी देर से बैठे हैं आप? 10 बजे तक। तो आपको पता नहीं कि 3 दिन ट्रेन चलेंगी नहीं? नहीं, सानू पता नहीं सी। स्टेशन पर आकर पता लग रहा। आपने कहाँ जाना था? हमें सिवान जाना है। सिवान, बिहार। तो आप टिकट कंफर्म है आपकी? हमारे यहाँ से टिकट कंफर्म है, हमारे सब बच्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं। वो आपका परिवार बैठा नीचे? सारे हमारे परिवार हैं। सर अभी हम गए थे वो पंचायत केंद्र पर, तो वहाँ पर कोई बंदा बैठा नहीं है कि ताकि जाएगी कि नहीं जाएगी, हमें पता लगे तो हम अपना कोई दूसरा व्यवस्था। रेलवे कह रहा है कि 3 दिन तक ट्रेन या तो जाएंगी नहीं या फिर डाइवर्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। आप लोग कितने घंटे से बैठे हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर? बैठे हैं। कहाँ जाना है आपने? जम्मू जाना। अब ट्रेन नहीं मिलेगी फिर कैसे, बस से जाएंगे? फिर बस से जाऊँगा, की करना है, बस से नहीं जाऊँगा तो जाना क्या पैना ही है, वो ट्रक टूट चल जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वाराणसी जिला कोर्ट ने याचिका ज्ञानवापी मामले में खारिज की है। मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि एएसआई सर्वे रोके और इस याचिका को खारिज किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 4 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही ये सर्वे चल रहा था। ये बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी केस में। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पीयूष, किस आधार पर कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है? देखिए, इस मामले में चूंकि हाईकोर्ट की ओर से ऑर्डर किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस पर मुहर लगाई गई थी और एएसआई सर्वे को अनुमति प्रदान की गई थी। ऐसी स्थिति में जो लोअर कोर्ट है, इस मामले में कोई भी आदेश नहीं जारी कर सकता था और यही वजह है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से जो इस मामले में आवेदन दाखिल किया गया था उसे खारिज कर दिया गया और सीधे तौर पर अदालत ने यही कहा कि इस मामले में ऊपरी अदालत की ओर से आदेश जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में जिला अदालत इस मामले पर कोई भी आदेश नहीं जारी कर सकती है। जी पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। बिहार से बड़ी खबर है जहां पर आरजेडी के सम्मेलन में जमकर हंगामा हो गया। 2 नेताओं के गुट आपस में भिड़ गए। मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर यह विवाद हुआ है। नेताओं के बीच जमकर तनातनी हुई है। बापू सभागार में जमकर हंगामा हुआ। तो ये तस्वीरें सर आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आरजेडी के सम्मेलन में हंगामा हो गया और पार्टी के ही 2 नेताओं के जो गुट हैं वो दरअसल आपस में भिड़े और किस कदर फिर इस सम्मेलन में आपस में मारपीट हुई है, जमकर हंगामा किया है, भिड़ गए हैं आपस में। मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर दरअसल 2 नेताओं के गुटों के बीच ये जबरदस्त तरीके से विवाद हुआ। नेताओं के बीच जमकर तनातनी हुई है, झड़प तक हुई। ये देखिए किस तरह से माहौल इस सम्मेलन में अचानक से खराब हो गया। बापू सभागार है जहां पर ये सम्मेलन चल रहा था आरजेडी का मोतिहारी में और इसमें ये जमकर हंगामा हो गया है। 2 नेताओं के गुटों के बीच में मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और विवाद किस कदर तूल पकड़ा है वो आप देखिए। किस तरह से झड़प हुई है, हाथापाई तक की जो नौबत है वो इस सम्मेलन में आ गई। आरजेडी के कार्यकर्ता जो नेता हैं वो आपस में भिड़ गए। ये मोतिहारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी को ईडी का समन जारी हुआ है। ईडी ने 3 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को समन भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी को ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन जारी किया है। रविशंकर दत्ता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर, क्या कहा गया है इस समन में जो भेजा गया अभिषेक बैनर्जी को? देखिए, इसके पहले भी अभिषेक बैनर्जी ने ईडी के सामने शिक्षा घोटाले केंद्र करके वो गए थे। वहां पे उनको अपना प्रॉपर्टी लीज देना था, वो दिए थे, लेकिन उसका बाद कोर्ट में जैसे ईडी ने उसका प्रॉपर्टी लीज दिए, उसमें अमृता सिन्हा जो कि विचारक है, उन्होंने कहा था कि ईडी सटीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है। इसके चलते 3 तारीख को फिर से ईडी ने अभिषेक बैनर्जी को एक ही केस में फिर से समन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 2 अक्टूबर को अभिषेक बैनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली में धरने में बैठने वाले हैं, उसका अगले दिन ही यहाँ पे क्योंकि उनको समन किया गया है, तो अभिषेक बैनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है हैरेसमेंट करने के लिए।
यानी कुल मिलाकर टीएमसी का इस पूरे मामले पर रुख रविशंकर वही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है एक बार फिर से। जी बिल्कुल, जांच एजेंसी जो है अभिषेक बनर्जी और तृणमूल पार्टी कांग्रेस का यही कहना है कि जांच एजेंसी जानबूझ के वही दिन अभिषेक बनर्जी को बुला रहे हैं जब उनका कोई ऐसे पॉलिटिकल काम रह रहा है। जैसे पंचायत इलेक्शन के बीच में उनको बुलाया गया था, जैसे अलग अलग समय पे उनको बुलाया गया था, इस बार भी वैसे ही किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को जब दिल्ली में उनका धरना है, उसका अगले दिन ही उनको बुलाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, मेरे खिलाफ जांच हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है और बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ जांच कराई जा रही। तो ये आपको बता दें कि अभी इस बात का कि ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि रेनोवेशन जो उनके घर का हुआ था उसको लेकर सीबीआई की जांच को लेकर जो खबर सामने आई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर इसी को लेकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, मेरे खिलाफ जांच हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है और बीजेपी पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ जांच कराई जा रही। तो ये आपको बता दें कि अभी इस बात का कि ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि रेनोवेशन जो उनके घर का हुआ था उसको लेकर सीबीआई की जांच को लेकर जो खबर सामने आई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर इसी को लेकर हमला बोला। और इस वक्त की एक अहम खबर, आरजेडी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सांसद मनोज झा को सुरक्षा देने की मांग की गई है। इस चिट्ठी के जरिए मनोज झा को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की गई है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा की जान को खतरा बताया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने यह डिमांड की है कि मनोज झा को सुरक्षा दी जाए, वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। और इस वक्त की एक अहम खबर, आरजेडी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सांसद मनोज झा को सुरक्षा देने की मांग की गई है। इस चिट्ठी के जरिए मनोज झा को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की गई है। आरजेडी की तरफ से मनोज झा की जान को खतरा बताया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने यह डिमांड की है कि मनोज झा को सुरक्षा दी जाए, वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जाए क्योंकि उनकी जान को खतरा है।